हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 अगस्त 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने देखना है। और गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन का नाम याद कर लें, करियर्स क्लाउड है। और आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन 90 से 95% तक आपको वो करंट अफेयर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? आपको एक डेली सेक्शन मिलेगा। डेली में 3 तरह की चीजें आपको मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा। वीकली में भी दोस्तों 3 चीजें मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, पॉकेट पीडीएफ मिलेगी 2 लाइन में, 3 लाइन में, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको देंगे जो आप ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो वहां से आप उसको रिवाइज कर सकते हो और जिस भी टॉपिक की आपको चाहिए वहीं से आप उसको ले सकते हो। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 चीजें आपको मिलेंगी। डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर केवल बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन के, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे और वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, अगर वो आप एक ही पीडीएफ से करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको मिलेगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी यहाँ पे मिलेंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और दोस्तों, अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई स्टेट एग्जाम नजदीक है, तो आप स्टेट करंट अफेयर भी जो है वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन के थ्रू नहीं मिल रही, ये सारी एक ही सब्सक्रिप्शन है। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं उन बच्चों से जो अभी करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, उनका अभी एग्जाम जो प्रेपरेशन है उनका स्टार्ट हुआ है, तो आप 2 साल का जो है वो परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों 10% इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है। ASH10 कोड यूज करके आप इसका जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं 19 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गॉडफादर ऑफ सुडोकू हु रिसेंटली पास्ड अवे। देखो यार, सुडोकू सबने खेला होगा ना। जो सुडोकू है वो मतलब आपको पता है कि एक 9 ब्लॉक्स का ग्रिड होता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो उनके गॉडफादर मतलब उन्होंने इसका जो है वो स्टार्ट किया था, इन्होंने ये गेम बनाई है, उनका देहांत हो गया दोस्तों। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जापान से। और उनका नाम क्या है? मकी कजी। याद रखना है किसी भी तरह से, चाहे मकी काजी याद कर लें, मकी कजी याद कर लें, मेरे ख्याल से याद रहेगा क्योंकि लास्ट में दोनों में आई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रहेगा। या इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, की का करके भी, मतलब की लास्ट में, का स्टार्टिंग में, तो की का करके भी याद रहेगा। तो यार आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। और मतलब इन्होंने एक ऐसी गेम का निर्माण किया जो कि वर्ल्ड वाइड अब फेमस है। सुडोकू हर न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी, खास करके इंग्लिश न्यूज़पेपर में। उनका देहांत हो गया, 69 की उनकी उम्र थी और जापान से वो बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल याद रखें। उनको कैंसर था तो उनका देहांत हो गया। और दोस्तों मतलब पॉपुलर पजल्स के कारण जाने जाते हैं। जापान के अंदर इनकी एक मैगजीन भी आती है, पजल मैगजीन, जिसको कहा जाता है निकोली लिमिटेड, ये भी आपने याद रखना है। और जापान से बिलोंग करते हैं, हम बात कर ही चुके हैं। और ये आपको पता है कि सुडोकू क्या होता है? एक 9x9 का ब्लॉक होता है। आप देख सकते हो 1 2 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, तो 9 ब्लॉक्स हो गए।
हर ब्लॉक में जो है वो आप देखोगे 9 बॉक्सेस जो हैं वो आपको मिलेंगे, मतलब वर्टिकल भी और अगर आप देखोगे इसको हॉरिजॉन्टल भी, तो टोटल आपको यहाँ पे 9 जो हैं वो यहाँ पे बॉक्सेस दिखेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेसिस पे। और आपने 1 से लेकर 9 तक इसमें फिल करना होता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इवन जो डिफिकल्ट हमारे पास डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे पास डायगनली भी जो है वो बनता है उसमें। तो कोई भी जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए एक लाइन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, और एक आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या डायगोनली के बेसिस पे। तो मतलब ये उन्होंने उसका निर्माण किया था। तो याद रखना है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था आज, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो कौन सी स्टेट है जिसने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो है वो स्टार्ट की है? क्योंकि यार नाम ही है भूमिहीन मजदूर, मतलब उनके पास जो है वो भूमि नहीं है, मतलब लैंड नहीं है, तो लैंडलेस वर्कर्स हैं। क्योंकि भूमिहीन मजदूर का मतलब, भूमिहीन मतलब लैंड नहीं है, मजदूर मतलब वो वर्कर है। तो राजीव गांधी जी के नाम से स्टार्ट की गई है ग्रामीण एरिया में न्याय योजना, मतलब उनको भी जो है वो कुछ ना कुछ न्याय मिलना चाहिए। न्याय का मतलब उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ये है दोस्तों स्टेट छत्तीसगढ़ की। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो स्कीम के ऊपर 200 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है। क्योंकि जो भूपेश बाघेल जी हैं उनका जो छत्तीसगढ़ का आप कह सकते हो कि बजट था, उसके अंदर उन्होंने स्पेशली कहा था कि 200 करोड़ रुपया जो है हम इसके ऊपर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और 12 लाख लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल किया है। फार्मर्स नहीं कहूँगा, वर्कर्स कहूँगा, तो उनको शामिल किया गया है और उनको फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? 6,000 रुपये हर साल जो है वो दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि 6,000 रुपये हर साल एक ही किस्त में दिए जाएंगे। और 12 लाख जिनके पास लैंड नहीं है उनको फ़ायदा मिलेगा। इसमें और भी ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया गया है। आप कह सकते हो इसमें धोबी को इंक्लूड किया गया है, इसमें ब्लैक स्मिथ को इंक्लूड किया गया है, इसमें आप कह सकते हो कि जो बाल काटने वाले उनको भी इंक्लूड किया गया है, बर्तन बनाने वाले इंक्लूड किए गए हैं। तो मतलब इनको भी जो है वो ये पैसे दिए जाएंगे। और आप कह सकते हो कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो एमजी नरेगा के अंदर भी आते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी इसमें लिया गया है। मतलब बहुत से लोगों को बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है अलग अलग तरह से। और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो है वो उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि तभी पता लगेगा यार सरकार को कि आपको ये असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ये 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब 3 महीने की ये विंडो है जिसमें आप रजिस्टर जो है वहाँ पे कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इसका मेन मकसद जो है वो यही है कि जो लैंडलेस लेबर है उनको कम से कम मिनिमम वेज तो जो है यार दिया जा सके किसी तरह से। तो इसलिए ये पैसे जो है वो बेसिकली दिए जा रहे हैं। इससे इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है यार, भूपेश बाघेल जी हैं। और यहाँ की गवर्नर जो हैं वो अनुसुईया जी हैं, अनुसुईया उइके। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। और एक है अचानक मार अमरकंटक, याद रखना है दोस्तों, अचानक मार अमरकंटक। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ACHANAKMAR, अचानक मार अमरकंटक। अमरकंटक एक बहुत ही फेमस माउंटेन है मध्य प्रदेश की। तो ये टाइगर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of the portal which was launched by Ministry of Social Justice to offer access to lectures and study materials? देखो यार, ये जो पोर्टल को लॉन्च किया है उसका मेन मकसद जो है वो यही है कि आपको ऑनलाइन लेक्चर, स्टडी मटेरियल या अलग अलग तरह का आप कह सकते हो कि जो भी आपको फिजिकल क्लासरूम में आपको चीज़ें मिलती थी वो आपको जो है वो वहाँ पे मिल सकें। मतलब आपकी जो स्टडी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, टीचिंग क्वालिटी में कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम है कि ये पोर्टल जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया? क्या इसमें हर क्लास का मटेरियल मिलेगा? नहीं, इसमें जो है वो सोशल डिफेंस के बारे में जो है वो चीज़ों के लेक्चर्स होंगे, सिर्फ सोशल डिफेंस के बारे में। और ये पोर्टल का नाम क्या है? तपस या तापस भी आप कह सकते हो, जैसे आप याद रखना चाहो। तपस का मतलब है, टी का मतलब है ट्रेनिंग, ए का मतलब है अगमेंटिंग, पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी, ए का मतलब है एंड, और एस का मतलब यहाँ पे क्या है? सर्विसेज। तो याद रखना है, ट्रेनिंग फॉर अगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। तो उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और दोस्तों इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। ये पोर्टल किसने डेवलप किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने इस पोर्टल का निर्माण किया है। और इसके अंदर अलग अलग तरह के कोर्सेज, ताकि आपको नॉलेज जो है वो मिल सके सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, और खास करके सोशल जो हमारे पास कह सकते हैं कि डिफेंस है उसके बारे में आपको पता लग सके। और इसमें जो है वो ये मिनिस्ट्री अलग अलग लोगों तक पहुंचेगी ताकि सोशल डिफेंस को हम और मजबूत कर सकें।
इसमें 5 तरह के अलग अलग फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जैसे आप कह सकते हो ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, ड्रग को कैसे रोका जा सकता है, केयर लाइक एल्डरली केयर इसमें इंक्लूडेड है, आप कह सकते हो इसमें ट्रांसजेंडर इश्यूज को इंक्लूड किया गया है, इसमें सोशल डिफेंस इश्यूज को इंक्लूड किया गया, तो अलग अलग तरह के इसमें इश्यूज हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है। और कोई भी बंदा इसको देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इस पोर्टल के ऊपर जाना है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको असेस कर सकते हो। और इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज आपको सोशल डिफेंस से रिलेटेड मिलेंगे, और इसमें जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग तरह से इन कोर्सेज के थ्रू। तो मतलब सिर्फ अपने पोर्टल का नाम जो है वो यहाँ पे याद रखना है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, हमने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखोगे तीकमगढ़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तीकमगढ़ जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन दोस्तों ये आप पोर्टल्स जो देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक अभ्याम पोर्टल, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया था, और इसका मेन मकसद क्या था कि वुमेन की सेफ्टी, कि वो ट्रैवल करती हैं तो उस टाइम पे वो इसका यूज़ करें, और उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस पोर्टल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन है बेसिकली। उद्यम सारथी ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया था, या आप कह सकते हो एप्लीकेशन भी थी ये, जिसके थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया गया, और जो इंडस्ट्रीज के अंदर वैकेंसीज हैं वो इस पोर्टल की या इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड की जाती हैं, जिसके कारण मजदूरों को काम मिल जाता है। कोविड-19 में इसका फायदा हुआ। मानस एप्लीकेशन है दोस्तों, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे जो पहले के विजय राघवन जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और इसका मेन मकसद यही था कि जो स्ट्रेस में हैं उनकी मेंटल बीइंग का ध्यान रखा जा सके। इस पोर्टल के थ्रू आप बात कर सकते हो, अलग अलग जो स्ट्रेस के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर सकते हो कि किस तरह से हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19। तो इसको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों ने मिलके एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ। तो आपने बताना है कि ये बायोग्राफी किस बंदे की है, बहुत ही फेमस है, उनको जो है वो जेपी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण होगा। तो आंसर क्या है इसका, सी। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, और यंग जयप्रकाश नारायण आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, उनकी बायोग्राफी है ये। और ये बुक किसने लिखी है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। प्रसाद याद रखें तो याद रहेगा इससे। और बहुत ही फेमस आप कह सकते हो रेवोल्यूशनरी रहे हैं, और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो बिमल प्रसाद जो कि एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है, और साथ में सुजाता प्रसाद के उन्होंने मिलके लिखी है। और दोस्तों बहुत ही ग्रेट रेवोल्यूशनरी रहे हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे बहुत बड़ा योगदान, इवन इनको भारत रत्न भी दिया गया है। मरण उपरांत जो है वो इनको आप कह सकते हो भारत रत्न मिला था 1999 में। इनका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर दिया, पुअर जो गरीब बंदा था, जो डिस्ट्रेस थे, उनको ऊपर उठाने में इन्होंने रोल निभाया है। जयप्रकाश नारायण जिनको जेपी या लोकनायक भी कहा जाता है। तो मतलब याद रखना है, लोकनायक और लोकमान्य दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। अगर मैं लोकमान्य की बात कर रहा हूं तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, लोकमान्य, लोकमान्य तिलक कहा जाता है। अगर लोकनायक की बात करूंगा तो जयप्रकाश नारायण है। सीआर दास को देश बंधु कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, देश बंधु। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जयप्रकाश नारायण की। और जयप्रकाश नारायण दोस्तों आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कांग्रेस सोशल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जो है वो दोस्तों 1934 में बनाई गई थी। ये कांग्रेस का ही आप कह सकते हो कि एक पार्ट था, और ये 1934 में जब बना तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो किसका रहा है, जयप्रकाश नारायण का रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, 1948 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, और कांग्रेस के विरुद्ध इन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे आज़ादी के बाद कि कांग्रेस इस तरह से गलत कर रही है, ये कर रही है। और 1952 में कांग्रेस के खिलाफ अपनी एक पार्टी भी बना ली जिसका नाम क्या रखा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये सारी चीजें अपने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में याद रखनी है। और 1999 में इनको भारत रत्न मिला था, ये भी आपने याद रखना है। और ऑथर याद रखेंगे सुजाता और बिमल प्रसाद। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट जो है उसने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ जो है वो टाई अप किया है ताकि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण हो सके। देश के अंदर अलग अलग तरह की ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फास्टैग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई ट्रैवल इंफॉर्मेशन है, टोल सिस्टम को बेहतर बनाना है, हमने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस करना है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें एक प्रख्यात इंस्टीट्यूट की मदद चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी नॉलेज जो है वो हमें चाहिए। तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से टाई अप किया गया है आईआईटी मद्रास से। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आप देख सकते हो आईआईटी मद्रास का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि टाई अप हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन सके तो उसका निर्माण करने के लिए आईआईटी मद्रास जो है वो हेल्प करेगा।
तो इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो है वो आईआईटी मद्रास के अंदर अपना एक चेयर, एक कुर्सी लगा लेगा, वहां पे एक ऑफिस बना लेगा, जिसका मेन फोकस क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर, किस काम की, ट्रैफिक एंड हाईवे इंजीनियरिंग, ताकि यार इसमें बच्चे जो है वो एक इनोवेटिव आइडियाज जो है वो लेके आए। तो ये प्रोग्राम जो है वो पीएचडी रिसर्च जो कर रहे हैं उनको भी फोकस करेगा, क्योंकि उनका मेन एरिया जो है वो कौन सा रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसका ही फोकस रहेगा। तो उसमें पीएचडी करेंगे तो एक अलग से बेहतर चीजें मिलेंगी, क्योंकि उसमें रिसर्च करके आएंगे। और मैं पहले बता चुका हूँ, रिसर्च करेंगे हाइड्रोजन व्हीकल्स के ऊपर, टोल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, फास्टैग को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रैफिक सिमुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, तो मतलब ट्रैफिक सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। और 8 से 10 स्टूडेंट्स को जो है वो स्पेशली ट्रेन किया जाया करेगा, और खास में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो ऑफिसर है उनको भी, ताकि वो हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो उसको आगे बढ़ा सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नितिन जयराम गडकरी जी की। बहुत ही अच्छे मतलब मिनिस्टर हैं, जो पर्सनली मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं, कि उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जब से वो मिनिस्टर बने, उससे पहले थी जब वो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, लेकिन अदरवाइज मतलब वन ऑफ द गुड मिनिस्टर हैं वो। तो नितिन जयराम गडकरी जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, नागपुर है, और नागपुर मतलब महाराष्ट्र। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु लॉन्च सेकंड फेज ऑफ संवाद इन विच स्टेट, सेकंड फेज जो है वो किसने लॉन्च किया है संवाद स्कीम का, और वो कौन सी स्टेट में लॉन्च किया। दो क्वेश्चन है देखो इसके अंदर, और ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्मृति ईरानी जी की। और स्टेट कौन सी होगी दोस्तों, कर्नाटका। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु। तो उन्होंने वहां पे इसको लॉन्च किया, क्योंकि इसका 1 साल पूरा हो चुका है। सेकंड फेज जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट फेज जो है वो 2020 में ही हो गया था, तो 1 साल इसका पूरा हो चुका है। तो संवाद का इनिशिएटिव वही है दोस्तों जिसमें स्ट्रेस को हमने क्या करना है, खत्म करना है। जो लोग हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, मोटिवेट करने वाला कोई चाहिए, तो वो संवाद स्कीम के थ्रू जो है वो अपने बच्चों को, अपने आप को, या किसी को भी जो है वो लाइफ डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए संवाद स्कीम का यूज किया जा सकता है। तो इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने कर्नाटका के अंदर किया है। तो आप देख सकते हो स्मृति ईरानी जो कि उन्होंने लॉन्च किया सेकंड फेज ऑफ संवाद, ताकि साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स की हम बना के रख सकें, और उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आने दें। तो संवाद का मतलब ही ये है, स्पोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसिस एंड डिस्ट्रेस लाइक कोविड-19। जैसे कोविड-19 जैसा पैंडेमिक है, तो फाइनेंशियली सब लोग जो हैं वो भी इस टाइम पीरियड पे डाउन है, तो जिसके कारण जो है वो मेंटल लेवल पे जो है उनको कोई स्ट्रेस ना हो, तो उसके लिए संवाद मतलब बातचीत का जो जरिया है वो निकाला है। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत का जरिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो कि कर्नाटका के अंदर ही है, बेंगलुरु के अंदर है, वो इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी रहेगी। तो इसका मेन मकसद यही है कि बच्चों और एडोलेसेंट्स के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हम उनको मजबूत कर सकें। और इसका मकसद जो है वो साथ में ये भी है, ताकि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, साइकोलॉजिकली हम बच्चे का ध्यान रख सकें, और साथ ही साथ उनको इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें कि उनका ध्यान जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ जाए, ना कि स्ट्रेस की तरफ जाए। तो मतलब इस तरह के फोकस जो है वो किए जा रहे हैं संवाद स्कीम के तहत। और आपको पता होना चाहिए कि पहला फेज 2020 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जब बात करता हूँ तो स्मृति जुबीन ईरानी। और दोस्तों याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, अमेठी, क्योंकि यार राहुल गांधी को हराया था इन्होंने अमेठी से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी 2 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, वायनाड से और एक अमेठी से। अमेठी से हार गए थे, वायनाड वाला उन्होंने जीत लिया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है डू इट योर सेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मिस्ड लोन रीपेमेंट। मतलब अगर आप कोई लोन रीपेमेंट मिस कर देते हो तो डू इट योर सेल्फ सिस्टम जो है वो बनाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बेस्ड है, जो कि आपको पेमेंट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये सिस्टम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो याद रखना है ये बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। और आप देख सकते हो इस पूरे सिस्टम का नाम है DIY, डू इट योर सेल्फ, और डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है ये। और इन्होंने टाई अप किसके साथ किया, क्रेडिटर्स सोल्यूशन के साथ, ताकि वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी से पेमेंट हो सके। तो ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है कि कस्टमाइज्ड रीपेमेंट प्लान बताएगा लोगों को, पेमेंट रेजोल्यूशन ऑप्शंस बताएगा, क्योंकि आपकी जो है वो लेट फीस ना लगे या कितनी कम हो सकते हैं उसके बारे में बताएगा। तो बैंक की इंटरनल क्रेडिट गाइडलाइंस के बेसिस पे जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आप दोबारा से पेमेंट जो है वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रीपेमेंट नहीं हो सकती, और उसमें कम से कम चार्जेस लगा के जो है वो आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब एक बहुत ही अच्छा रीपेमेंट करने का एक नया अनुभव जो है वो कस्टमर्स को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से।
और इसमें खास करके ये भी बताया जाएगा कि आपके कितने ड्यूज पेंडिंग है, कब आप रीपे कर सकते हो दोबारा से, उसको भी अगर आगे किस्तों में डिवाइड करना है वो कर सकते हो। मतलब हर तरह की सपोर्ट जो है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। और इसमें खास बात है कि ये हर स्टेट के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम। और कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ है उदय कोटक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच बैंक एग्जीक्यूटेड इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ स्वैप्शन डील। तो दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए। एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मतलब कौन सा ऐसा इंडिया का बैंक है जिसने जो है वो स्वैप्शन डील कर ली है एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि स्वैप्शन डील क्या होती है, लेकिन पहले बैंक देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक है दोस्तों इसके अंदर, और आईसीआईसी बैंक और जो दो ओवरसीज बैंक है, एक हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनके बीच में 700 करोड़ रुपए की जो है वो क्या हुआ है, हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है। और इसको ओवरनाइट इंडेक्स या ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप भी कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वैप्शन से रिलेटेड 2019 में ऑलरेडी गाइडलाइंस जो हैं वो दी हुई हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो एक इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ताकि अगर कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जिसने इन्वेस्ट किया वो ये ना कह सके कि मैं जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आप दोबारा से पैसा लो, तो मतलब ऐसा करके होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंटरेस्ट रेट कल को लो हो गया तो मतलब जो जिस जिस जगह पे पैसा लगाया हुआ था वो कह दे कि यार मैं अब आपका पैसा नहीं लूंगा, आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे हो, आजकल तो पैसा बहुत कम पे, तो इस ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वैप्शन डील। और इसको बहुत अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्वैप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर को एक राइट दे देता है, बायर को एक राइट देता है, मतलब एक ऑब्लिगेशन या कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर कि वो इंटरेस्ट रेट स्वैप डील साइन कर ले। इंटरेस्ट रेट स्वैप डील का मतलब क्या होता है, जब भी कुछ आप बाय कर रहे हो, खास करके कोई सिक्योरिटी बाय कर रहे हो, तो आप ये इंटरेस्ट रेट स्वैप डील जो है वो कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कुछ सिक्योरिटीज इशू करूंगा बॉन्ड्स की फॉर्म में। तो जब मैं सिक्योरिटीज इशू करूंगा तो इसका मतलब लोग सिक्योरिटी को खरीदेंगे, खरीदेंगे तो पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। तो मुझे क्या कहोगे, बोरोअर। तो इसका मतलब अगर मैं पैसे को रेज करना चाहता हूं तो सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचूंगा, तो उसको क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का दोस्तों मतलब ही ये होता है कि मार्केट में कोई चीज को बेचना, मतलब जब सेल करते हैं तो उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। तो क्या होगा कि जो कोई खरीदेगा, तो जो इन्वेस्टर होगा वो आपको ये नहीं कह सकता कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है और आप तो मान लो 8% पे दे रहे हो, मार्केट में 10% चल रहा है, तो मैं आपको आपके पेपर जो है आपके बॉन्ड जो है वापस कर रहा हूं ताकि आप दोबारा से इसको इशू करो राइजिंग रेट पे, मतलब ज्यादा रेट पे आप इसको क्या करो, इशू करो। तो आपको तो यार नुकसान हो जाएगा, आपको होगा कि पहले तो वो मतलब मान रहा था अब नहीं मान रहा क्योंकि इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप उसके साथ ये स्वैप्शन इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन डील साइन कर लेते हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपके साथ ये डील साइन की है और वो उसी इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है वो देगा। और इसमें इवन इन्वेस्टर को भी फायदा है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो कल को कॉल ऑप्शन आ गई, कल को वो कहता है बोरोअर कि यार मतलब मैं मुझे पैसा चाहिए, मतलब है ना, तो मुझे बॉन्ड्स चाहिए, मुझे पैसा अब नहीं चाहिए, आप जो है वो बॉन्ड्स को जो है वो बेच रहा है वो, तो अगर बॉन्ड्स को बेच रहा है तो मतलब कॉल ऑप्शन कहते हैं उसको। तो अगर बॉन्ड्स को बेच रहा है उस टाइम पे वो कम इंटरेस्ट पे बेच रहा है तो भी वो आपको नुकसान नहीं होगा, तो इन्वेस्टर को फायदा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने स्वैप्शन डील साइन की हुई है तो उसी इंटरेस्ट पे आप जो है वो उसको वापस भी ले सकते हो। तो चाहे इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे कम हो लेकिन आपको उसी इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो इसमें बोरोअर को भी फायदा है और इसमें इन्वेस्टर को भी क्या है, साथ में फायदा है, मतलब कंपनी जो खरीद रही है बॉन्ड्स को उसको भी फायदा, जो बेच रही है उसको भी फायदा है। तो इसको कहते हैं दोस्तों स्वैप्शन डील। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे कि स्वैप्शन डील का मतलब क्या है। और आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली ऐसे दो बैंक हैं इंडिया के अंदर जो ग्लोबल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट के अंदर जो है वो एंटर हुए हैं, मतलब जिन्होंने ये डील जो हैं वो साइन की हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे हम दो बैंक्स की बात कर रहे थे, एक तो आईसीआईसी की बात कर रहे थे। आईसीआईसी के बारे में आप याद रखोगे 1955 में आईसीआईसी को बनाया गया था, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है 1994 में। और इसके जो हेड हैं, मतलब जो एमडी और सीईओ हैं, वो संदीप बख्शी हैं, ये आप याद रख लोगे। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और दोस्तों एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, इसका ज़्यादातर हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, इसका लंदन में, और 1865 में इसको बनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नेट प्रॉफिट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा शेयर है, उसमें फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 2019-20 के अंदर उनका प्रॉफिट कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, जो रिसेंटली पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे आया है 2019-20 की रिपोर्ट के अंदर। तो ये बताना है कितने परसेंट उनको नुकसान हुआ है, और ये नुकसान कितने परसेंट हुआ है दोस्तों, 20% हुआ है ओवरऑल। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स है बेसिकली 20% लॉस करता है इस इंडेक्स के अंदर, और 1.38 लाख करोड़ ही प्रॉफिट जो है वो रह गया है। इससे पहले जो प्रॉफिट था कितना था, 1.74 लाख करोड़। तो मे भी यार आप कह सकते हो कि कुछ कोविड-19 का टाइम पीरियड था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोविड-19 को नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये फाइनेंशियल ईयर 20 की बात हो रही है, 19-20 का डाटा है इसमें। तो यार जो लॉकडाउन लगा था वो 25-26 मार्च के आसपास लगा है, 25-26 को लगा है शायद। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 5-6 दिन का इफेक्ट है कोविड का, तो इससे पहले जो है वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं था। तो 20% जो है वो लॉस हुआ है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। और ये सर्वे कौन कंडक्ट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दोस्तों आता है। और 5 सेक्टर जो है वो सीपीएससी के अंदर डिवाइड किए गए। कौन कौन से 5 सेक्टर आप कह सकते हो, इसके अंदर एक माइनिंग है, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन आप कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड जनरेशन कह सकते हो, और इसमें जो है वो सर्विस सेक्टर भी आता है, या सर्विस एंड एंटरप्राइज अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आ जाता है इसमें। तो मतलब ये सारे के सारे 5 सेक्टर इसमें आ जाते हैं। और पहले जो हैं वो सीपीएससी आगे से बढ़ी हैं, लाइक फाइनेंशियल ईयर में 20 में 366 जो हैं वो 366 सीपीएससी हो गए, इससे पहले 348 थी। मतलब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस भी देखोगे वो भी आपको दिख रहा है कि बढ़ गई हैं वो। और ये जो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे सबसे पहली बार 1960-1961 में जो है वो क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो प्रॉफिट कम हुए हैं, और उसके सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पेट्रोलियम, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मशीनरी में यूज होता है, माइनिंग में लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग में लगा लो, सर्विस सेक्टर में, जिसके कारण जो है वो प्रॉफिट कम हुआ है। और दोस्तों याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो निर्मला सीतारमन, और राज्यसभा की मेंबर हैं कर्नाटका से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु लॉन्च द अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021। तो देखो दोस्तों, ये आप इसको आइडिया लगा सकते हो, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको लॉन्च किया गया। श्री शक्ति की बात करते हैं मतलब नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वुमेन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी के लिए ये चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन वुमेन की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, और साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन वुमेन और माई गवर्नमेंट की तरफ से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, ताकि वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट के ऊपर बात की जा सके, उसके ऊपर जो है वो हम और काम कर सकें। और इसके अंदर जो है वो ये चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया। इस चैलेंज के अंदर क्या होगा कि अगर कोई आइडिया है आपके पास, तो आप 17 सितंबर तक जो है वो आइडिया पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, पोर्टल के अंदर दे सकते हैं, ताकि नारी सशक्तिकरण हो सके, वुमेन को एम्पावर किया जा सके। तो 17 सितंबर तक एंटिटीज जो एंट्रीज हैं वो इस अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 के लिए दी जा सकती हैं, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे ही दी जा सकती हैं वो। तो 17 सितंबर तक आपने अपना आइडिया जो है वो शेयर करना है, उसका क्या लाभ होगा लोगों को वो बताना है। उसमें से 10 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा, ताकि वो अपने आइडिया के ऊपर और अच्छे से काम कर सकें। अब फिर उनमें से 5 लोगों को जो है वो विनर चुना जाएगा, जिसको 5 लाख रुपए ईच मिलेंगे, ताकि वो अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, अपने उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास नारी शक्ति चैलेंज है, जिसको हम कह सकते हैं अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021। और इसका मेन उद्देश्य है कि वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट के लिए अगर आप काम करोगे तो इसका मतलब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन वुमेन है, जो यूनाइटेड नेशन की एक एंटिटी है, जो कि आप कह सकते हो जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करती है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। और माई गवर्नमेंट आपको बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं हम, उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बहुत ही फेमस यूनियन मिनिस्टर है नई कैबिनेट के अंदर, और उनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव। ये क्वेश्चन आपको आएगा, अश्विनी वैष्णव याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है नाम। अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, मिनिस्टर ऑफ आप कह सकते हो रेलवे भी हैं, तो इसका मतलब याद रखोगे। राज्यसभा के मेंबर भी हैं उड़ीसा से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी जो है वो 50 मेगावाट पावर का एक सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाएगी, 50 मेगावाट और का एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाएगी, कहाँ पे लगाएगी, लद्दाख के अंदर। एग्जामिनर आपको जगह भी पूछ सकता है, कंपनी का नाम भी पूछ सकता है। कंपनी है दोस्तों टाटा पावर सोलर। कौन सी कंपनी है, टाटा पावर सोलर, जो कि टाटा पावर की ही एक आप कह सकते हो फुली ओन्ड सब्सिडरी है।
ये 386 करोड़ मतलब 386 करोड़ रुपीस का इनको ये प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें 50 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाएंगे और 50 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाएंगे। और आप कह सकते हो कि ये लद्दाख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी होगा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ये लद्दाख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये टाटा पावर का भी आप कह सकते हो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है, 36 मीटर के ऊपर सी लेवल पे जो है इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। और उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट 2023 मार्च तक जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये 10 साल का एग्रीमेंट है, मतलब बाद में कोई मेंटेनेंस होगी, कुछ और होगा, सर्विस होगी, तो टाटा पावर सोलर जो है वो प्रोवाइड भी करेगा। और इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आप जो है वो स्लाइड से क्वेश्चन को याद रखें। ऐसा ही अगला क्वेश्चन हमारे पास 12th, इसको भी आपने सिर्फ स्लाइड से याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या है, सागो, टू स्टडी कोविड-19 ओरिजिन। तो सागो का दोस्तों मतलब क्या है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ कोविड-19, या आप कह सकते हो साइंटिफिक एडवाइजर ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजन या फिर कोविड-19। और ये हेल्थ की बात हो रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो ये एडवाइजरी ग्रुप जो है वो ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाएगा जिसके अंदर ये पता लगेगा कि पेंडेमिक की जो पोटेंशियल है बेसिकली वो कितनी कम कर चुके हैं हम, और आने वाले फ्यूचर जो टाइम है उसमें हमें कितनी और ज़रूरत है ऐसी बीमारियों के ऊपर फोकस करने की। तो ये आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको पता है जिनेवा, हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक बुक है दोस्तों, पिक्चर से कवर करोगे, ऑपरेशन ट्रोजन हाउस। बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो कि एक मिशन था सरकार का, और जैसे आप मूवीज में देखते हो बिल्कुल वैसे ही था कि हमने कुछ इंडियन जो हमारे एजेंट्स थे उनको लश्कर ए तायबा जो टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, वहां पे हमने इनको भेजा, उस ग्रुप को ज्वाइन किया इन्होंने, और उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर निगाह रखी और उनके ऑपरेशंस को ये ख़त्म करते रहे, और धीरे धीरे करके लश्कर ए तायबा जो है वो बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। और ये बुक लिखी है डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण ने, मतलब जो खुद एक इंटेलिजेंस विंग के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर नॉवल जो है वो क्या है, बेस्ड है। तो आप देख सकते हो ट्रू इवेंट्स हैं, लाइक 26/11 कह सकते हो जो मुंबई के ऊपर अटैक हुआ, टेररिज्म के अगेंस्ट जो इंडिया ने फाइट लड़ी है उसके खिलाफ जो है वो ये बुक लिखी गई है। और इसका नाम है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। और इस ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स जो है वो आप कह सकते हो कि इंडियन सोल्जर्स को प्लांट किया गया लश्कर ए तायबा में, वहां पे भेजा गया। पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इंडियन लोगों को लगाया गया ताकि उनके टेरर ऑपरेशंस को जो है वो नाकाम किया जा सके। और ये आप कह सकते हो कि लश्कर ए तायबा को ख़त्म करने की जो है वो इंडिया की एक कामयाब कोशिश जो है वो रही है। और ये इंडिया का पहला भी ऐसा मिशन रहा है जो काउंटर टेरर मिशन रहा है, सिर्फ टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमने इस मिशन को इल्जाम दिया। और नाम क्या था इसका, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और ऑथर जरूर याद रखना है, डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे काम मेरे कर दोगे। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स दिए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो अवार्ड दिए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता ही है, जैसे हमारे पास ट्रेड राइट्स होते हैं, हमारे पास ऐसी ट्रेड मार्क्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो किसी एक बंदे से संबंधित रखती हैं। तो उससे रिलेटेड अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 12-13 कैटेगरीज में दिए गए हैं। लाइक आप कह सकते हो इंडिविजुअल कैटेगरी है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी है, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी है, एंटरप्राइज है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है। तो आंसर क्या होगा, डी, मतलब पीयूष गोयल जी ने इसको जो है वो दिया है, और इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की हेल्प से दिया गया है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। तो इसमें एक चीज़ आपको खास बतानी थी कि इसमें 1 लाख रुपए की प्राइस राशि मिलती है, कुछ याद नहीं करना। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्राइजेज हैं अप्लाई करने के, वो कम कर दिए हैं दोस्तों। जो इसकी फाइलिंग फीस है वो कम कर दी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे वो इंडिया की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है चाहे आउटसाइड इंडिया है, तो उसके प्राइजेस कम हो चुके हैं। पहले जो रुपए लगते थे वो 4,24,500 रुपए लगते दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अब जो फाइलिंग फीस है वो केवल 84,900 रह गई है। तो ये प्राइसेस कम हो गया, चाहे वो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे आउटसाइड है, आप जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अप्लाई कर सकते हो इस फीस के थ्रू। और दोस्तों मैं बात कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, याद रखोगे पीयूष गोयल जी राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से, महाराष्ट्र से। और हंसता हुआ चेहरा आप हमेशा पीयूष गोयल जी का देखोगे, क्योंकि जिन मिनिस्टर्स को हटाया गया था उसमें इनका नाम नहीं था। तो इसका मतलब इनके ऊपर गाज जरूर गिरी है, इनकी मिनिस्ट्री जो है वो जरूर कम कर दी है, लेकिन उधर से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इनको मिल गई है।
तो हु लॉन्च द थर्ड सीरीज ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर बनाना है, स्टूडेंट अगर इनोवेटिव है, उसके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? अटल इनोवेशन मिशन बनाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो ये अटल इनोवेशन मिशन का तीसरा 3.0 है, क्योंकि 1.0 2.0 खत्म हो चुका है। और ये दोस्तों ला फाउंडेशन जो किसकी है? दसॉल्ट सिस्टम की, उसके साथ मिलके जो है वो क्या करेंगे? ये स्टार्ट किया। और इसका मेन थीम क्या है? मेड इन 3D, मतलब 3D पैनल पे इसको बनाया जाएगा। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो प्रोग्राम है उसके तहत इसको लिया जाएगा। इसमें क्या होगा? 7 बंदों की एक टीम होगी, जिसमें 6 स्टूडेंट्स होंगे, एक टीचर होगा। और वो टीम क्या करेगी? हर स्कूल में से एक टीम को जो है वो चुना जाएगा। और वो टीम का जो है वो दोस्तों काम क्या होगा? उस टीम का काम होगा कि वो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए फंडिंग जो है वो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब आप कह सकते हो वो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी मार्केटिंग आइडियाज जो हैं वो बताएंगे और एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, और एक्सपर्ट्स चुनेंगे फिर कि हाँ इनका आइडिया जो है वो अच्छा है, हम इसको जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और दसॉल्ट क्या करेगा इसमें? दसॉल्ट जो है वो मेंटरशिप देगा, दसॉल्ट जो है वो टेस्टिंग करेगा इनके आइडियाज़ की, फीडबैक लेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताएगा, ये सारी चीज़ें बताएगा। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है, उनको इनोवेट किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में दोस्तों जरूर याद रखना है। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि इनोवेशन के ऊपर काम करता है। खास करके अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो इनकी चलती हैं स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके, बच्चों को इनोवेटिव बनाया जा सके। और मिशन डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैं, और ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि है पिक्चर से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उन्होंने एक डील साइन किया किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ, ताकि वो इंजन सप्लाई कर सके किसके लिए? तेजस के लिए। तो आपको पता है कि तेजस जो 83 लाइट व्हीकल्स हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको बनाने का ऑर्डर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है। और उसके लिए अब वो इंजन जो मंगवा रहे हैं वो कहाँ से मंगवा रहे हैं? जनरल एविएशन, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से मंगवा रहे हैं। तो सिर्फ एचएएल के बारे में याद रखना। कल भी एक क्वेश्चन किया था कि इन्होंने हिंदुस्तान 228 नाम से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बनाया है, ये भी आप याद रख सकते हो। 1940 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आर माधवन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें पहला है बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड, और एमबीडीए जो कि एक यूरोप की कंपनी है, एविएशन कंपनी है, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि हम जो एडवांस्ड हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसका एक यूनिट जो है वो तेलंगाना में लगाएंगे, ताकि वहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो सके, वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। सिर्फ इतना याद रखना है, तेलंगाना में एक यूनिट लगाया जा रहा है भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से, क्योंकि भारत डायनेमिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर ही है दोस्तों। तो इसलिए वहीं पे लगाया जा रहा है। और इसकी हेल्प कौन कर रहा है? यूरोप की एक आप कह सकते हो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कर रही है, जिसका नाम क्या है? एमबीडीए। तो ये याद रखना है आपने। और ये जो एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों, इसकी 25 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो रेंज होती है, 25 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और इसकी स्पीड जो है वो मतलब 3 मैक के आसपास होती है। तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3 मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 3 मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें एक है जियो स्पेटियल डाटा डिसिमिनेशन पोर्टल, एक है आप कह सकते हो कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक है मन चित्रण। याद रखोगे, मन चित्रण। ये भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ये जियो पोर्टल है, टैग किया जाएगा चीज़ों को अलग अलग जगह पे, ताकि लोग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजिली इसका यूज़ कर सकें। हर तरह का डाटा अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, टीसीएस जो है वो 13 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। आईटी इंडस्ट्री में ये पहली कंपनी है, पूरे इंडिया की दूसरी कंपनी है जिसकी इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 13 लाख करोड़ जो है वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। और याद रखना है पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है दोस्तों। अगर ओवरऑल बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस ही है। इंडियन नेवी और रॉयल बहरीन नेवी के साथ जो है वो एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे? मनामा। मनामा जो है वो कैपिटल है दोस्तों कहाँ की? बहरीन की। तो वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो रिलेशनशिप तो इंप्रूव हो गई होगा, साथ में कोऑर्डिनेशन भी जो है वो क्या होगी? इंप्रूव होगी। और इंडिया की तरफ से किसको भेजा गया? आईएनएस कोची जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसने 557 करोड़ का एक लोन दिया है दोस्तों किसको? इंडोस्पेस लॉजिस्टिक फंड को, ताकि लॉजिस्टिक को हम इंप्रूव कर सकें, जो वेयर हाउस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर इंप्रूव हो सके, सप्लाई चेन जो है वो अच्छी हो सके। देखो यार, अगर वेयर हाउस इंप्रूव हो गए, स्टोरेज अच्छी हो जाएगी, तो सप्लाई अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और उस वेयर हाउस को इंप्रूव करने के लिए इंडोस्पेस को लोन दिया गया, कितना? 557 करोड़ रुपीस का। तो इससे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1956 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है, वाशिंगटन डीसी। इसके एमडी और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मख्तर डायब। मख्तर डायब।
ये याद रख सकते हो अगर रखना है तो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जो उनकी स्कीम चल रही थी ऑलरेडी, जिसको कहते हैं रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनीज उनके ऊपर कुछ उनको छूट मिलती है टैक्सेस और ड्यूटीज के ऊपर। तो वो बताया हुआ है गवर्नमेंट ने, कुछ गाइडलाइंस जो है इसमें बताई हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही आपने याद रखना है। इसमें बताया गया कि जो रिमिशन होगी वो 0.5% से लेके 4.3% तक होगी, कुछ याद रखने वाला नहीं है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करता है बाय डिफॉल्ट? अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की तो इसका मतलब CBIC करेगा, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स करेगा, जिसके हेड कौन है? M अजीत कुमार हैं, M अजीत कुमार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो है क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि पॉवर्टी और फेमीन बुक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये याद रखना है ये बुक किसने लिखी थी। यहाँ पे 2 कवर पेज देख सकते हो आप बुक के, और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट जो हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने इस बुक को लिखा है। 1981 में ये बुक पब्लिश की गई थी, और इस बुक के अंदर स्पेशली बताया गया है कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कितने तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह की पॉवर्टी इसके बारे में बताया गया है, और किस तरह से हम जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। और किस तरह से देश के अंदर अकाल पड़े हैं, अलग अलग तरह के अकाल जो हैं वो बताए गए हैं, और किस तरह से वो अकाल आए और क्या क्या रिजल्ट उसके सामने है, ताकि आगे ऐसी सिचुएशन ना आए, तो वो बताया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? अमर्त्य सेन होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो भी दोस्तों बहुत सिंपल है कि एक बुक के बारे में पूछा गया, इंश्योरिंग ए प्रॉस्पेरस फ्यूचर। ये बुक किसने लिखी है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, और उसमें फिर से अमर्त्य सेन का नाम आ चुका है, लेकिन बताएंगे ये बुक किसने लिखी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यार ये 3 काम जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है, और मैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। सिर्फ इसी कारण नहीं कर पाता बिकॉज आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। और बेल बटन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और दोस्तों इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, और हमेशा निराश ना हो। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके काम नहीं करना हमने, हमेशा खुश रहें, स्माइली की तरह हमेशा खुश रहा करो। खुश रहोगे तो हमेशा आपका लक्ष्य जो है अचीव हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, करके देखो आप 30 दिन की किसी भी बात के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।